हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने चो टेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी यहाँ पे देखेंगे कि हम डमी वेरिएबल भी एक जो है चो टेस्ट के लिए एक ऑल्टरनेट बन सकता है। ठीक है, और चो टेस्ट की कंपैरिजन में आप देखोगे तो डमी वेरिएबल ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है डमी वेरिएबल चो टेस्ट का एक ऑल्टरनेट होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम चाउ टेस्ट या क्यों करते हैं। तो चाउ टेस्ट को करने का सबसे बड़ा कारण था हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेक। ठीक है, हमने स्ट्रक्चरल ब्रेक को देखना है। ये स्ट्रक्चरल ब्रेक क्या होता है? ठीक है, स्ट्रक्चरल ब्रेक ड्यू टू चेंज इन पॉलिसीज और डिफरेंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा डायरेक्ट तरीके से बताऊँ तो ये है कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टेबल तरीके से नहीं चलती, वो नॉर्मल ईयर नहीं होती। उसके बाद पूरी इकोनॉमी चेंज होती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आप देखेंगे कि 91 के बाद जो है हमारी लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसीज़ आई, तो उसके बाद हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। उसके पहले अलग था। इसी तरह आप देखो कि कंपनी कोई भी कंट्री डिवेल्यूएशन करती है तो उसका क्या असर होता है। ठीक है, जिस तरह से आप देखो कि ऑयल के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो पूरी कंट्री में किस तरह से असर पड़ जाता है। तो जिस तरह से जो चीज़ें चल रही होती है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, वो स्ट्रक्चरल ब्रेक आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे स्टडी की गई है कि 1970 74 और 5 से लेके हमने सेविंग रेट और हमने डिस्पोजेबल इनकम के बीच में रिलेशनशिप देखा हुआ है। तो और कब तक? ये 1995 96 के बीच में देखा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमारा इस तरह से एक वेरिएबल बना। ठीक है, मैं वाई को ये सेविंग लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये अल्फ़ा प्लस ये आ गया बीटा 1 एक्स आई। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे क्या बता रहा है? ये रिलेशनशिप ये बता रहा है यहाँ पे कि सॉरी, टी को आप टी लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइम सीरीज डेटा ये। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्स हमारा जो है ये इसको डिस्पोजेबल इनकम बोल दे कि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम होती है, चेंज होती है, तो हमारा सेविंग किस तरह से चेंज होता है। और ए वाला टर्म बता रहा है, ये इंटरसेप्ट टर्म बता रहा है कि जैसे हमारा इनकम जीरो हो जाता है तो भी हमारा सेविंग रेट क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, जो भी है। ठीक है, तो ये टोटल हम 22 ईयर्स का हम डेटा लेते हैं, फिर हम रिग्रेस करते हैं, फिर हम कौन सा क्या कैलकुलेट करते हैं? हम जो है ए टी और जो भी हमारा ये बी टी आ रहा है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है, इनका कैलकुलेशन करते हैं और 22 ईयर्स के लिए सेम कोफिशिएंट का यूज करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 91 के बाद हमारी पॉलिसीज़ चेंज हो गई, तो क्या हम सेम डाटा सेम कोफिशिएंट को यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? डमी वेरिएबल के थ्रू हम चेक देखेंगे कि हम इनको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको देखना है कि डमी वेरिएबल के थ्रू हम क्या चेक करेंगे कि ये हमारा इंटरसेप्ट टर्म ये सेम है या हमारा जो बीटा वाला है ये सेम है। ठीक है, ये दोनों में चेंजेज आ गए हैं। ठीक है, चेंजेज आ गए हैं तो किस तरह से आ गए हैं। ठीक है, तो चाउ टेस्ट में क्या होता था? हम स्ट्रक्चरल ब्रेक का तो पता लगा सकते थे, पर हमें जो है ये जो कोफिशिएंट जो होते थे उनका कैलकुलेशन हम इस सिंपल तरीके से नहीं कर सकते थे जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं जो है ये मैं सेविंग लिख रहा हूँ ये। ठीक है, और अल्फ़ा जो है हमारे पास ऑलरेडी दिया गया था। ठीक है, और प्लस मैं क्या करूँगा कि जो 91 के बाद जो भी डाटा है हमारा, ठीक है, उसमें क्या करूँगा? मैं एक डमी वेरिएबल ऐड कर दूँगा, तो A2 आ जाएगा। और ठीक है, जो फिगर भी हमारा 90 के बाद का है, जो भी 89 90 के बाद है, जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें लगता है हुए हैं, तो उनमें 1 लिख दूँगा मैं। ठीक है, 1 लिख दूँगा। ठीक है, जैसे मैं ई व्यू में डालूँगा। ठीक है, और बीटा 1 और ये एक्स टी में लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? मैं इंटरेक्शन इफ़ेक्ट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह बीटा 2 और ये डी टी और एक्स टी प्लस ये एरर टर्म आ गया मेरा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये चीज़ मैंने ऐड करके क्या देखा कि इसके स्लोप कोफिशिएंट में चेंज हुआ है क्या, डमी वेरिएबल ऐड करके, और यहाँ पे मैंने ये ऐड किया कि इसके इंटरसेप्ट टर्म में क्या कोई चेंज हुआ है इस दौरान, ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेज। ठीक है। जब हमारे पास ये बीटा 2 और जो है अल्फ़ा 2 ये कोफिशिएंट आ जाएंगे और हम देखेंगे वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है। जब ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होंगे तभी हम ऐड करेंगे और नेचुरली ही हमारे पास 2 वेरिएबल बन जाएंगे ये रिग्रेशन वाले इक्वेशन, एक 90 के पहले का एक बाद का। ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। ठीक है। तो इस तरह सा ये जो है हम जो है चाउ टेस्ट, देखो चाउ टेस्ट कैन नॉट टेल इफ डिफरेंस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरसेप्ट टर्म और क्लोफ और जो है स्लोप कोफिशिएंट। ठीक है। चाउ टेस्ट cannot tell that difference between two period is due to intercept term और कोफिशिएंट। ठीक है। ये नहीं बता पा रहा है कि हमारा कोफिशिएंट में चेंज होने के कारण इसमें चेंज हो रहा है या स्ट्रक्चरल ब्रेक आ रहा है या हमारा इंटरसेप्ट टर्म या कोफिशिएंट दोनों के बीच में किसके कारण आ रहा है, ये नहीं बता पाता ये चाउ टेस्ट। ठीक है। तो इसका मतलब चाउ टेस्ट से ज़्यादा एफिशिएंट है ये कौन सा, डमी वेरिएबल वाला सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से हो सकता है, हम ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, एक हो सकती है को इंसिडेंट। ठीक है। को इंसिडेंट वाले केस में क्या हो गया कि कोई चेंज ना, आप यहाँ पे देखिए ना तो स्लोप में चेंज आ रहा है, देखिए हमारा इस तरह से रिग्रेशन बनना है, ना तो स्लोप में चेंज आ रहा है ना हमारे इंटरसेप्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है। दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया। तो दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि पैरेलल रिग्रेशन बन सकते हैं। ठीक है। पैरेलल रिग्रेशन बन सकते हैं। ठीक है। अब दोनों पीरियड के लिए ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि ये पहले वाले का बना और दूसरे वाला का इस तरह रिग्रेशन बना, ये पैरेलल बन गया, तो इसको क्या करेंगे, पैरेलल रिग्रेशन। ठीक है। 2 पीरियड की बात कर रहे हैं हम, एक 90 से पहले की, एक 90 के बाद की। ठीक है। वो डमी वेरिएबल हमारे डिसाइड करेंगे। ठीक है। और थर्ड वाला में की बात करूँ मैं अगर, तो थर्ड केस क्या आ जाता है हमारे पास, थर्ड केस आ जाता है, इसमें क्या होता है कि कनकरेंट है। ठीक है। कनकरेंट में क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम ही रहता है पर यहाँ पे दोनों की स्लोप चेंज हो जाती है। ठीक है। ये पहले वाला पीरियड, ये दूसरे वाला, इस तरह ये पहले वाला पीरियड, ये दूसरे वाला। ठीक है। और ये दोनों इक्वल है। ठीक है। और ये फोर्थ वाला जो आ जाता है इसे डिसिमिलर रिग्रेशन कहते हैं, इसे कहते हैं डिसिमिलर रिग्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस केस में होगा कि स्लोप भी चेंज होगा, आपका स्लोप भी चेंज होगा और क्या हो गया, आपका इंटरसेप्ट भी चेंज होगा। जैसे पहले ये रिग्रेशन बना हुआ था, ठीक है, अब दूसरा इस तरह से बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों रिग्रेशन में स्लोप भी चेंज है और इंटरसेप्ट टर्म भी चेंज है। तो देखिए कोइंसिडेंट में क्या हुआ, सेम ही था। पैरेलल में क्या हुआ, आपके इंटरसेप्ट टर्म चेंज हुए और दोनों क्या है, स्लोप सेम है। कनकरेंट में क्या हुआ, आपका क्या है, इंटरसेप्ट टर्म सेम है पर स्लोप चेंज हो गया। और डिसिमिलर रिग्रेशन में दोनों इंटरसेप्ट और दोनों आपके स्लोप दोनों चेंज हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक हल्का सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रिग्रेशन हम रन करते हैं डमी वेरिएबल का, जो मैंने पीछे किया, तो ये आ रहा है जैसे ये आ रहा है 3304। ठीक है। मैं ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, बिल्कुल पूरा वैसे नहीं लिख रहा हूँ ये। ठीक है। ये D1 dt ओके, प्लस आ रहा है 0.249, इसको मैं XT कर देता हूँ। ठीक है। प्लस इंटरेक्शन इफेक्ट करके मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका DT XT आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि T वैल्यू देखी, T वैल्यू सब में जो है 2 से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो रहा है,
टी वैल्यू ज़्यादा तो इसका मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, दो अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग रिग्रेशन बनेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पहला पीरियड देखता हूँ, पहला पीरियड कब से कब तक का देख रहा हूँ मैं, ये 75 से 89 के बीच का पीरियड देख रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया, मैंने डमी वेरिएबल क्या 90 के बाद है उसके लिए ऐड किया था, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 3004 तो वैसे ही आएगा, और आगे डी टी में मैं जीरो ऐड करूँगा तो जीरो हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी मैं जीरो ऐड करूँगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा कुल मिला के क्या रह जाएगा, ये हमारा रह जाएगा 0.249 XT, ठीक है। इसका मतलब दो अलग अलग रिग्रेशंस बन रहे हैं हमारे दो अलग पीरियड के लिए इनको, ठीक है। अब हम सेम रिग्रेशन नहीं रन कर सकते, और जो हमारा दूसरा जो हमारा रिग्रेशन बन रहा है कब, ये 89 से हमारा 96 के बीच का जो बन रहा है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें dt हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो इंटरसेप्ट टर्म बनेगा ये 3004, जब dt में हम 1 ऐड करेंगे तो ये -255 आएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये इंटरसेप्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में कर देंगे, और यहाँ पे dt है, ये इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं ये dt है, यहाँ पे भी 1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा, तो दोनों को हम ऐड करेंगे 249 प्लस 0.25, ठीक है। इनको मैंने ऐड किया और आगे XT मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसके स्लोप भी चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इंटरसेप्ट भी चेंज हो रहा है, स्लोप भी चेंज हो रहा है, ये डिसिमिलर रिग्रेशन है, ठीक है। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये समवेयर आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये आ जाएगा आपका -28600, ठीक है, प्लस 0.324 XT, ठीक है। ये आपका आ गया, ये रिग्रेशन आपका बन रहा है 90 के बाद का जो पीरियड है इसके लिए ये बन रहा है, इसको आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बन रहा था आपका वो किस पीरियड के बन रहा था, ये इससे पहले ये आपका रिग्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप डमी वेरिएबल ऐड करके दोनों पीरियड के लिए अलग अलग रिग्रेशन आपने कैलकुलेट कर रही है, डिसिमिलर रिग्रेशन का ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, हमने कैसे किस तरह से किया, डमी वेरिएबल ऐड किया और मैंने क्या किया, इन डमी वेरिएबल ऐड करके हमने दोनों पीरियड के लिए अलग अलग रिग्रेशन कर लिए, क्योंकि डमी वेरिएबल के बाद जो हमारा रिजल्ट आया था वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था, इसीलिए हमें क्या किया, डमी वेरिएबल को ऐड कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।